So, hi guys, this is Navdeep here. This is my second lecture on Delhi Sultanate. Okay, so in this part, I would be covering the Tughlaq and the Sayyid dynasties. Okay, so पहले वाले में हमने slave dynasty और आपकी खिलजीज जो है वो कंप्लीट कर दिए थे. तो इस वाली जो ये सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर में मैं तुगलक और सईद कवर करूंगा. सबसे पहले हम क्रोनोलॉजी देख लेते हैं. स्लेव डायनेस्टी 1206 में आती है, कुतुबुद्दीन ऐबक इसे फॉर्म करता है. फिर आपकी सक्सीड इनको करती है खिलजी डायनेस्टी. खिलजी डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था मुबारक, उसे ओवरथ्रो करके गयासुद्दीन तुगलक जो है तुगलक डायनेस्टी बनवाता है 1320 में. ये दो जो है हमारी स्लेव डायनेस्टी एंड द खिलजी डायनेस्टी ये कंप्लीट हो चुकी है. अब हमें आज जो कंप्लीट करना है वो तुगलक डायनेस्टी और सईद डायनेस्टी. सईद डायनेस्टी का जो इमर्जेंस होता है वो 1414 के आसपास होता है. ये दो जो आपकी डायनेस्टीज हम आज कवर करेंगे. तो आप टाइम स्पैन देख लीजिए 1414 1320 तकरीबन 95 इयर्स का जो है आपका टाइम स्पैन है बिटवीन फॉर द तुगलक डायनेस्टी. तुगलक डायनेस्टी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रेइंग डायनेस्टीज बनती है दिल्ली सल्तनत की, जिसने 95 इयर्स तक रूल किए. तो इसलिए जो इनका एक्सपेंस था वो बहुत ज्यादा बड़ा था, क्योंकि आप जब 95 इयर्स तक रूल करते हैं तो आपके पास इकोनॉमिक पावर भी बहुत होता है. इकोनॉमिकली आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, मिलिट्री आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं. तो आप ज्यादा से ज्यादा जो जो वीक टेरिटरीज है उनको अपने किसी तरीके से ऑक्यूपाई कर देते हैं. ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, ये 15 मेन रूलर्स है जो दिल्ली सल्तनत थे, स्टार्टिंग विद कुतुबुद्दीन ऐबक एंडिंग विद इब्राहिम लोदी. ओके, सो कुतुबुद्दीन ऐबक was governor of Gori, okay, and he was reinstated at Delhi. इसके बाद इसने अपनी उनकी डेथ के बाद अपनी डायनेस्टी बना दी, जिसे हम स्लेव डायनेस्टी कहते हैं. इसके बाद आपका आता है बलबन. बलबन जो है, बलबन जो इम्पोर्टेंट रूलर है, बलबन मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बनाया था कि आपके 1 से 6 तक जितने भी किंग्स रहे हैं इम्पोर्टेंट, इन सब के बीच में एक इश्यूज रहा है कि जो नोबल्स थे, नोबल्स इन पे ट्रस्ट नहीं करते थे. तो अक्सर ये रहता था कि नोबल्स ओवरथ्रो करने वाले हैं, कैसे ना कैसे किंग्स को जो है नोबल्स ओवरथ्रो कर देंगे. और आप एक और चीज ये भी याद रखिए कि दिल्ली सल्तनत को कहीं ना कहीं सन इन लॉ सल्तनत भी कहा जाता है, बिकॉज मोस्टली जो सक्सेसर थे वो सन इन लॉ होते थे, वो जमाई होते थे. तो बलबन मैंने आपको कहा था कैसे इंपॉर्टेंट है. बलबन ने जो एक पॉलिसी लाता है बलबन, जिसमें कहता है जिल्ले इलाही, जिसे कहा जाता है जिल्ले इलाही. इस जिल्ले इलाही पॉलिसी में क्या होता है? He says that the king is not just a king, he is shadow of God on the earth. Okay, उसके डिसीजंस को एक हिसाब से मास्क करना इट इज नॉट गुड, बिकॉज कहीं ना कहीं किंग इज शैडो ऑफ गॉड ऑन द अर्थ. दिस इज नोन एज जिल्ले इलाही. बल्बो मैंने आपसे कहा था पिछले लेक्चर में, मैंने आपको बताया था, he was a very important king, ruled for 40 years. और जो इनकी पॉलिसी थी रूल की, उसे कहा जाता है ब्लड एंड आयरन पॉलिसी. जो स्पाई सिस्टम था, स्पाई सिस्टम को कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस करने का भी जो श्रेय इन द सल्तनत वो भी बलबन को ही जाता है. उसके बाद खिलजी डायनेस्टीज आ जाती है. खिलजी डायनेस्टी जो है वो फॉर्म की थी जलालुद्दीन खिलजी ने. इनको सक्सीड कौन करता है? सक्सीड करता है इनको इनका ही सन इन लॉ अलाउद्दीन खिलजी. ओके, जैसे मैंने आपसे कहा था कि अलाउद्दीन खिलजी एक रिफॉर्मर के तौर पे भी जाने जाते हैं और एक्सपेशनिस्ट के तौर से भी माने जाते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी वांटेड टू बी नेक्स्ट अलेक्जेंडर. ही वांटेड टू बी नेक्स्ट अलेक्जेंडर. तो कहीं ना कहीं ये साउथ की ओर कूच करते हैं और मदुराई रीजन तक जो है चले जाते हैं. ओके, जैसे मैंने आपसे कहा, ही वांटेड टू बी नेक्स्ट अलेक्जेंडर. इन्हें ग्रेट रिफॉर्मर भी कहा जाता है, इन्हें ग्रेट रिफॉर्मर भी कहा जाता है. लेकिन इनके जो आगे सक्सेसर थे वो बहुत वीक थे. ओके, सो अलाउद्दीन खिलजी के जाने के बाद इन 1316 के बाद का जो टाइम फ्रेम है वो खिलजीज के लिए कुछ एक सिंकिंग शिप की तरह रहता है वो टाइम. क्योंकि उसमें क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी के बाद इनको सक्सीड करता है इन्हीं का एक स्लेव मलिक कफूर.
अलाउद्दीन खिलजी को सक्सीड करता है, इन्हीं के एक स्लेव मलिक कफूर। लेकिन मलिक कफूर को जो है ओवरथ्रो करके मारता है, कौन मारता है उसे? अलाउद्दीन खिलजी का बेटा मुबारक, नोबल्स के साथ में। लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था मुबारक, ही वाज अ होमोसेक्सुअल गाय, और इसके जो थे रिलेशनशिप जो थे दो हिंदू किंग्स के साथ, हसन एंड हसूम। हसन एंड हसूम, ये बात के जो आपका लेक्चर का पार्ट है उसमें डिटेल में बताया गया है। और देन इस मुबारक को मार के जो है विद द हेल्प ऑफ नोबल्स एंड सम सेंट्स इंक्लूडिंग सूफी सेंट्स, जो अपनी डायनेस्टी खड़ा करता है वो होता है गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक, जो कि उस टाइम पे पंजाब के गवर्नर थे। तो वो हम अभी कंप्लीट करते हैं उसको लेके। सो जैसे मैंने आपसे कहा कि तुगलक डायनेस्टी ने जो है 95 इयर्स तक रूल किया है। तीन इंपॉर्टेंट किंग्स थे, स्टार्टिंग विद गयासुद्दीन मलिक, देन गयासुद्दीन मलिक, देन या गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक, देन मोहम्मद बिन तुगलक, देन फिरोज शाह तुगलक। तो तीन किंग्स, 95 इयर्स का स्पैन आपका। तो अगर आप देखेंगे मैक्सिमम जो आपका फर्टाइल लैंड है इंडिया का, वेदर इट इज इन द डेक्कन और आपका चाहे बंगाल हो या आपका गंगा दुआब हो, तो कहीं ना कहीं वो सब तुगलक डायनेस्टी के रूल में ही था। तुगलक डायनेस्टी का जो डिक्लाइन है वो 1398 से ही शुरू हो जाता है। तो ये भी आप याद रखिए कि 1398 से ही जो तैमूर की इन्वेजन की थ्रेट जो है इंडिया में बढ़ जाती है। ओके, सो तुगलक डायनेस्टी फाउंडेड बाय गयासुद्दीन तुगलक, और जिसे हम गाजी मलिक के नाम से भी जानते हैं। सो ये है गाजी मलिक, पर्सन थे, फाउंडर थे तुगलक डायनेस्टी के। अब एक चीज आप और नोटिस कर सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक वाज द ओनली किंग जिसने तुगलक नाम का जो है अपना सरनेम यूज किया। एक्चुअली ऐसा कहा जाता है कि जो इनका सरनेम था कुतुलब, उसी से इन्होंने चेंज करके तुगलक बनाया। वो हम आगे इनकी फैमिली हिस्ट्री जब देखेंगे कि कहाँ से आते हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे। सो गाजी मलिक, जिसे गयासुद्दीन तुगलक कहा जाता है, 1321 से लेके 1325 तक ये लोग क्या करते हैं, रेन करते हैं, रूल करते हैं। मोस्टली जो इनका जो टाइम है वो एक्सपेंसिव में चला जाता है, रिवॉर्ड्स वगैरह को सेटल करने में चल जाता है। लेकिन एक बहुत ही मजबूत एम्पायर विद द हेल्प ऑफ द नोबल्स एंड द सूफी सेंट्स ये खड़ा कर देते हैं। उसके बाद आपके आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका असली जो नाम था वो मलिक फखरुद्दीन था। एक सबसे मोस्ट एजुकेटेड किंग थे दिल्ली सल्तनत के, लेकिन इन्हें कहा जाता है वाइसफुल। वाइसफुल मतलब पढ़ा लिखा अनपढ़। ओके, सो ये भी बहुत टाइम तक रूल करते हैं, एटलीस्ट समहाउ अबाउट 26 इयर्स तक रूल करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो इनका रूल था, इट वाज मोस्टली टर्बुलेंट वन। इट वाज नॉट लाइक दैट कि ही हैड ए एक सेफ सेल नहीं था इनके इसमें। इट वाज अ टर्बुलेंट रूल। He made 5 big mistakes that we will study later, and how that mistakes impacted his whole rule and economically and socially, वो हम आगे देखेंगे। Then he was succeeded by Firoz Shah Tughlaq. Okay, so these three kings, first three kings being the important ones. उसके बाद 1398 के आसपास ये वाला टाइम जो है, उसके बाद भी थोड़े थोड़े टाइम के लिए कोई ना कोई किंग आते हैं। लेकिन जो आपका ये वाला किंग है, जो जो आपके ये वाले दो किंग हैं, इनके टाइम पे जो कहीं ना कहीं वीकनिंग ऑलरेडी शुरू हो जाती है। वो इसलिए होता है क्योंकि मंगोल्स अटैक कर रहे होते हैं, और आपके ये दोनों किंग जो साइमल्टेनियसली रूल करते हैं। एक जो आपके सुल्तान नसीरुद्दीन थे, वो कुछ टाइम के लिए दिल्ली से भी रूल करते हैं, और उसके बाद कुछ टाइम तक वो जो दूसरे वाले थे नुसरत खान थे, वो कहीं ना कहीं दूसरे टाइम के लिए तुगलकाबाद से करते। सो एक ही एडमिनिस्ट्रेशन, एक ही रूल को दो किंग्स दो अलग अलग कैपिटल से रूल करते। तो इसके बाद जो इनका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। लेकिन जो मेन जो हमारा फोकस है वो फर्स्ट थ्री किंग्स के ऊपर है, अप टू 1388
एंड मोस्टली जो अंपायर हम देखते हैं 1398 तक देखते हैं। ओके, सो हाउ तुगलक्स केम टू पावर। मैंने आपसे कहा अलाउद्दीन खिलजी, अभी हमने डिस्कस किया था, अलाउद्दीन खिलजी जो है वो उनकी डेथ हो जाती है 1315 में। तो जैसे ही 1315 में उनकी डेथ होती है तो कहीं ना कहीं कूप्स हो जाते हैं, क्योंकि उनका कोई अपना जो सक्सेसर था वो कोई नियुक्त नहीं करके गए। तो ऐसा होता है कि 1315 में ही मलिक कफूर जो है वो सुल्तान बन जाते हैं। मलिक कफूर इनके एक स्लेव थे, लेकिन क्योंकि नोबल्स इनको सपोर्ट नहीं करते थे तो कुछ टाइम में क्या होता है, इनको मारा जाता है। ओके, सो मलिक कफूर की डेथ के बाद, इसके असैसिनेशन के बाद, जो अमीर्स और नोबेल्स होते हैं वो अलाउद्दीन खिलजी के एक छोटे बेटे जो कि 6 साल के थे, जिनका नाम उमर था, उन्हें सुल्तान बनाते हैं और उन्हीं के भाई मुबारक को उनका रीजेंट बनाते हैं। लेकिन मुबारक शाह अपने ही ब्रदर उमर को मार देता है और एज ए किंग बन जाता है। अब क्योंकि इसकी हेल्प जो थी काफी नोबल्स ने की हुई थी, इसी नोबल्स में एक मिलिट्री कमांडर था गाजी मलिक। गाजी मलिक, गाजी मलिक को ये क्या करते हैं, दीपलपुर जो कि अब पाकिस्तान पंजाब में है, उसका गवर्नर बना देते हैं। ओके, तो जो बाकी के नोबल से जिन्हें इनको सपोर्ट किया, मुबारक ने उन्हें एक अच्छी जगह पे लगा दिया, और जिन्होंने इनका कहीं ना कहीं अपोजिशन किया था, दे वर ऑल किल्ड। ओके, अब क्या होता है, अब जैसा मैंने आपको डिस्कस किया हुआ था पहले कि जो मुबारक थे वो होमोसेक्सुअल, सो ही वाज इन रिलेशनशिप विद टू हिंदू किंग्स, हसन एंड हसून। ओके, सो व्हाट हैपेंड that this Hassan guy, what did it? He killed Mubarak. Okay, he was killed by one of his general called Khusro Khan. Okay, and this Khusro Khan was installed as king. Okay, so ये खुसरो खान वही हिंदू किंग है हसन जो बाद में कन्वर्ट होते हैं, सो इज ए कन्वर्टेड मुस्लिम। ओके, सो ये खुसरो खान फिर कुछ टाइम के लिए किंग बन जाते हैं। सो इनफैक्ट ही इज द ओनली कन्वर्टेड हिंदू टू बी द किंग ऑफ दिल्ली सल्तनत। So, as he was a converted Muslim, what happened? That nobles wanted to overthrow this Khusro Khan. Now, what happened from Dipalpur, as I said, in Punjab, which is now in Pakistan, Ghazi Malik kooches towards the Delhi, and a war happens in Hauz Khas, or present Delhi, and there he killed Khusro Khan. He was beheaded, and Ghazi Malik renamed himself as Gyazuddin Tughlaq and became the first king of Tughlaq dynasty. Okay, and Ghazi means fighter for Islam. Okay, now let's go into the background of this Ghiyasuddin Tughlaq or Ghazi Malik a bit. His father was in the army of the Balban, so they came to India during the time of Balban. His father was a slave in the army of Balban. It is said that his father was Turkish and mother was non-Turkish. Okay, so who has mentioned his lineage? It was Badare Chach, who was his court point. He has mentioned his lineage also. As I mentioned earlier also, his original family name was Kutuluk, which was changed to Tughlaq. Okay. Ibn Battuta came to India during his reign. Ibn Battuta was a Morocco traveler. When we will study travelers and so we will complete whole work of Ibn Battuta. So he came to India during his reign. So he defines Tughlaq as belonging someone to Korana tribe of Turks. Korana tribe of Turks. Okay. So what does this mean? The Korana tribe, that means his father was Turkish and mother was non-Turkish. Okay, so that tribe was known as Korana tribe. Okay, so who was his
his source was Rukunuddin Abul Fateh. This was the source of uh, Ibn Battuta. So who just said that he belonged to the Qurana tribe. Now another historian, Persian historian, Frishta, okay, he says that though his mother was a non-Turkish, but his mother belonged to a Jat family of India. So though no proofs were given for this, but this is what he wrote. So why am I mentioning this? Because the work of these persons is sometimes asked in the exam. Who who came to India during his tenure? Who wrote about his Qurana tribe? This was so such questions are asked. Okay, okay. Now, so this was Ghazi Malik. Now, as he was very much helped by the nobles or amirs to take the throne, so first thing what he does was कि उनको खुश करना है. Okay, so what they do, he introduces a Sharia system of legal system based on Sharia, that is Muslim law in India. Okay, and now he knew that this Mubarak Shah, after the Mubarak Shah, what the turbulence has happened in the Khilji dynasty, it has caused a great damage to the economy. Why? One of the things that we said that this both Mubarak and this Khusro Khan, they gave a large part of the economy as to charity. And one of the largest or the major part of this charity receiver was Sufi Saint Hazrat Nizamuddin Aulia. He was the main part. Okay, so it is believed that both Mubarak Shah and the Khusro Khan gave majority part of the charity to Saint Nizamuddin Aulia. Now what happens to correct this deed? Ghazi Malik asked this Nizamuddin Aulia to give all the money back. Okay, it is said that it was around 40 lakh tankas. Tanka mean the silver coins. So he was asked to pay it back. Okay. Now, as I said that during the time of the Mubarak Shah Khiljis only, Mughals were trying to infiltrate the India. Okay. So what happened? Ghazi Malik took the Mongols very strictly. So he totally went offensive against them. And it is said that he punished the Mongol prisoners, those who were caught harshly, and even killed the envoys of Mongol king Ilkhan. Okay, and during his tenure only around in 1305 that he defeated Mongols in the Battle of Amroha. Okay, now once he had to somehow up to some extent he had secured this northwestern line from the Mongol attack. Now what he wanted to do, he wanted to capture the south. Why south? Because majority of the wealth of India was accumulated in the temples of the south. Okay, though there was political stability as compared to the North India, thus economically the South India was much more stronger than North India at that time. So what happens? Ghazi Malik sends his son Muhammad bin Tughlaq to South India, where to Varangal. Who were the rulers of Varangal at that time? Kakatiyas. तो जो ककतियाज है, ककतिया जो है, इनके बारे में हमने जो लास्ट लेक्चर में किया हुआ है, रुद्रदेव इनके जो किंग थे उनके बारे में हमने पढ़ा हुआ है. ककेतियस के बारे में इनका जो कैपिटल था वो वरंगल था. ओके, सो मोहम्मद बिन तुगलक चाहते हैं ककेतिया पे कि वरंगल पे अटैक करते हैं, उसे कैप्चर करते हैं और इनका रूल एंड हो जाता है. सो कहीं ना कहीं जो वरंगल, जो साउदर्न का जिसे गेटवे कहा जाता था, वो इनके हाथ में आ जाता है. तुगलक के बाद में आ जाता है. गाजी मलिक दो जो सिटीज हैं उसे फाउंड करते हैं, जिसमें तुगलकाबाद और आदिलाबाद. और तुगलकाबाद में ये तुगलकाबाद फोर्ट को भी बनाना शुरू कर देते हैं. ओके,
So this is somehow the Khilji dynasty, how Khilji dynasty left Delhi Sultanate. Okay. So after Khusro Khan, Ghazi Malik came to power. In 95 years of rule, this is how in the Tughlaq dynasty Delhi Sultanate looked like. Okay. And after they were thrown out of the power by the Lodhis, then again the Indians, if you see, they look like this. Delhi Sultanate look like this. So at the biggest stretch of expansion, अगर दिल्ली सल्तनत का कहीं हुआ है तो वो तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे ही हुआ. ओके. सो अब जैसे ये ककतियास को डिस्ट्रॉय करते हैं, वरंगल में जाके जो मोहम्मद बिन तुगलक ने डिफीट करते हैं, वरंगल को जो उस टाइम पे क्या कहा जाता था, उरुगल. वरंगल को कहा जाता था उरुगालू. सो समटाइम्स these such questions are directly asked कि वरंगल, what was the ancient name of वरंगल? It was उरुगालू. So it is said that the first expedition failed. गाजी मलिक की जो फर्स्ट एक्सपेडिशन थी to capture that Kakatiya's Urugalu, the capital, it failed. But in 1321 he sent the second expedition with Muhammad bin Tughlaq and defeated Pratap. He was a king, Kakatiya king who was ruling Urugalu. It was Pratap. Okay. अब एक बार इसने जो वरंगल को कैप्चर कर दिया गाजी मलिक ने, ये उसको रिनेम कर देता है और नाम क्या रखता है? सुल्तानपुर. So Warangal was renamed as Sultanpur. और ये कहीं ना कहीं एक बार साउथ तो जा ही चुके थे. अब इनकी जो नजर थी कहाँ थी? ओडिशा की ओर, मॉडर्न डे ओडिशा की ओर. तो मॉडर्न डे ओडिशा के जो है उस टाइम पे क्या कहा जाता था? उत्कल. तो गाजी मलिक ने उत्कल को भी ऑक्यूपाई किया. अब which dynasties were ruling there, who was there, that has been already discussed in the last lecture. Okay. Now what happened? Once he had captured Warangal, he had captured Odisha. Now he wanted to capture, Ghazi Malik wanted to capture Bengal. So Bengal, ancient name of Bengal was Lakhnauti. So इसी में आपको जो है तीन एंशिएंट नेम्स पता चलते हैं. वरंगल का जो था उरुगालू था, ओके, जिसे से बाद में बदल के सुल्तानपुर रखा गया. ओडिशा का जो था एंशिएंट नेम उत्कल था, ओके, और बंगाल का जो एंशिएंट नेम था वो लखनौती था. ओके. अब जब ये बंगाल जाते हैं, ओके, जब ये बंगाल जाते हैं तो बंगाल में जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक को नहीं भेज. ओके. सो बंगाल, अब ये जाना चाहते हैं कहां पर कैप्चर करने? बंगाल. बंगाल को जैसे मैंने आपसे कहा उसको लखनौती कहते हैं. तो बंगाल जो है गाजी मलिक खुद जाते हैं, लेकिन अपने साथ लेके जाते हैं बैरम खान को. बैरम खान इनका बेटा था. और दिल्ली ये किसके हवाले करके जाते हैं? जॉन खान के, जॉन खान के या उलुग खान के. तो ये जॉन कौर या उलुग खान आगे जाके मोहम्मद बिन तुगलक बनते हैं. ओके. तो इसके हवाले में दिल्ली रख के दोनों गाजी मलिक और इनका बेटा बैराम खान दोनों के दोनों बंगाल चले जाते हैं. जब ये बंगाल जीत के आते हैं तो एक एक्सीडेंट होता है. एक गेट जो उनकी सेलिब्रेशन में बनाया गया होता है वो गाजी मलिक के ऊपर गिरता है और उनकी डेथ हो जाती है. जिसके, और ना ही सिर्फ उनकी डेथ होती है, इट इज बिलीव्ड कि 6 मोर डिग्निटरीज जो इनके साथ थे उनकी भी डेथ हो जाती है. अब ये जो डेथ की जो कॉन्स्पिरेसी थी इनकी, हम थोड़ा इसके बैकग्राउंड में जाते हैं. ओके. सो जैसा मैंने आपसे कहा था कि जो ये गाजी मलिक थे, जब ये रूलर बनते हैं तो ये कहीं ना कहीं क्या करते हैं, जो सूफी सेंट्स थे उनके अगेंस्ट होते हैं. और मैंने आपसे ये भी डिस्कस किया था कि सेंट जो आपके निजामुद्दीन औलिया थे, उनको ये कहते हैं कि जो आपको चैरिटी मुबारक शाह ने या खुसरो खान ने दी थी उसे आप वापस कर दीजिए, जो 40 लाख तनख्वाह. तो ये ही वाज अगेंस्ट दिस सूफी सेंट्स. ओके. लेकिन जो इनका बेटा था मोहम्मद बिन तुगलक, उलुग खान जिसे कहा जाता है,
he was very much inspired by this saint Nizamuddin Auli. He was a follower of Nizamuddin Auli. So it is said that Muhammad bin Tughlaq conspired with Nizamuddin Auliya और ये स्टेज तैयार करते हैं ऐसा कि जो गिर जाए. तो दिस वाज मेनली डन ताकि मोहम्मद बिन तुगलक throne assume कर सके. So he killed his father to assume the throne. Okay, to celebrate his success, Muhammad bin Tughlaq built a gate which, under conspiracy, fell down and killed Qasim. Okay, so ये जब गेट गिर जाता है तो वहीं पर जो है गाजी मलिक की डेथ हो जाती है. ओके, अब मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो दिल्ली सल्तनत के किंग बन जाते हैं और अपने फादर गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक को सक्सीड करते हैं. बहुत पढ़े लिखे आदमी थे. He was one of the most learned kings that India has ever seen. Not only learned, he was well versed in medicines. He knew several languages, which include Persian, Arabian, Turkish, Sanskrit. Okay, so he was even interested in astronomy. He read about astronomy, medicines, law, everything. Okay, but he was called as the king of inhuman eccentric. He had a bizarre character. It is said that he had a problem that he always felt like the walls are falling on him. Always he felt like the walls will fall. तो अगर ये दीवार है तो ये यहाँ पर बैठे हैं तो इन्हें ऐसा लगता था ये दीवार इनके ऊपर गिर जाएगी. That is why the constructions that Muhammad bin Tughlaq made during his tenure had walls of this kind, like this. Okay, so that is why he is regarded as a king of inhuman eccentric. Due to his five experiments that failed miserably and that weakened his empire, he is called as a palsy swinger. Okay, wild palsy swings here. Okay, so he assumed the power in 1325, interested in medicines, knew several languages. Ibn Battuta, who came to India during his father's tenure, was a jurist, wrote a book about his suzerainty. Okay, so okay, so what were his expansions? First of all, what do you see? What is the main work that he did? So once he became the king, he annexed the Tughlaqabad. Again, that was captured by other kings, so he recaptured it. He tried to establish diplomatic relations with Egypt, Iran, and China to secure the northwest frontiers. Okay, it was Ziauddin Barni who has mentioned his 5 experiments. एंड प्लीज नोट दैट ये 5 एक्सपेरिमेंट्स जो है यही बताते हैं कि इसे पढ़ा लिखा अनपढ़ क्यों कहा जाता है. व्हाई इज नोन एज ए वाइस फूल. ओके, सो सबसे पहले जो आपके ये मोहम्मद बिन तुगलक थे, सबसे पहले जो एक पहला एक्सपेरिमेंट जो करते हैं किंग बनने के बाद, इन्हें लगता है कि जब ये किंग बन चुके हैं तो मंगोल थ्रेट मैंने आपसे कहा था इनके टाइम में रहा ही हमेशा, तो इन्हें लग रहा था कि मंगोल्स जो है वो यहाँ से अटैक कर सकते हैं दिल्ली कभी भी. ओके, और इन्हें ये भी लगता था कि जो साउथ है वो अच्छी तरह कंट्रोल नहीं कर पा रहे. ओके, सो ये प्लान करते हैं कि मैं कैपिटल ही शिफ्ट करूंगा फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद. दौलताबाद इज इन महाराष्ट्र, सो दैट ही कैन सिक्योर हिमसेल्फ फ्रॉम द अटैक ऑफ द मंगोल्स. और कहीं ना कहीं साउथर्न जो टेरिटरीज है उनको ये कंट्रोल भी कर सकेंगे और डेक्कन में कैप्चर भी कर सकेंगे. और जो ये दौलताबाद अगर आप देखेंगे नॉर्थ और साउथ दोनों से इक्वी डिस्टेंस थे, तो नॉर्थ और साउथ दोनों के लिए इक्वी डिस्टेंस. ओके, अब क्या होता है, अब दौलताबाद जब इनको मूव करना था तो वहां पर बिल्कुल सब कुछ तैयार किया जाता है, रोड्स बनाए जाते हैं, शेल्टर्स बनाए जाते हैं. लेकिन जो दिल्ली के लोग थे
वो दौलताबाद नहीं जाना चाहते। दौलताबाद को जो देवगीर भी कहा जाता था। सो अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर देखा है तो उसमें आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया कि जो देवगीर है, ये किसका कैपिटल था? इट वाज द कैपिटल ऑफ यादव्स। ओके, इट वाज द कैपिटल ऑफ यादव्स। तो जब हम वहां पे डायनेस्टीज कर रहे थे साइड बाय साइड विद द फॉरेन इन्वेजन्स, तो वहां पर मैंने आपको ये बताया था कि दिस देवगीर वाज द and this Devgir was captured by Malik Kafur. Okay, so one thing to note here is that why people rebelled is that the distance between Delhi to Dolatabad or Devgir is around 1500 kilometers. Okay, so for these 1500 kilometers, they had to walk. The people had to walk. So many died on the way. Okay, so the Mongols didn't stop raiding. They continuously raided. Okay, and आउट ऑफ द ब्लू तो सुल्तान एक बार फिर से कहते हैं कि नहीं, अब हमें जो ये आपका कैपिटल है वापस से शिफ्ट दिल्ली ले जाना। सो इस टू एंड फ्रो में बहुत ज्यादा, एक तो आपका इकोनॉमिक लॉस भी बहुत ज्यादा हो गया, लाइफ्स का लॉस हो गया। कहीं ना कहीं जो पीपल थे उन्हें ये समझ आ गया कि क्या तक जो हमारे किंग है, his decisions are not maintainable. ओके ओके, सो अब दूसरा जो ये चीज करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, वो था टोकन करेंसी। ओके, अब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक व्हाट हैपेंड कि ये कहते हैं कि जो तनख्वाह है, तनख्वाह जो है क्योंकि आपका सिल्वर कॉइन है, आप इस तनख्वाह को जो है, क्योंकि सिल्वर की शॉर्टेज हो चुकी थी। ओके, सो और ज्यादा जो है आपकी ये तनख्वाह का जो है ये बन नहीं पा रहे, और ज्यादा जो है इनकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही थी सिल्वर कॉइन। तो एक बार जब आपकी जो प्रोडक्शन किसी चीज कॉइन्स की या मैन्युफैक्चरिंग कॉइन्स की हॉल्ट हो जाए, तो कहीं ना कहीं जो आपकी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज है वो भी कहीं ना कहीं हॉल्ट हो जाती है। ओके, सो एक यहाँ पे ये चीज याद रखा जाए कि ये जो तनख्वाह थे, जो सिल्वर कॉइन्स थे, ये इशू किए थे सबसे पहले इल्तुतमिश ने। ओके, तो अब ये मोहम्मद बिन तुगलक, जैसे मैंने कहा, वाइस फूल थे, बेवकूफ आदमी। तो व्हाट इट टोल्ड पीपल की, फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल, दिस इज सिल्वर कॉइन। Okay, you pay one silver coin, you get 1 kg of rice, for example, I say. But now, other case is that you pay 2 copper coins and you get 1 kg because the face value is different. Okay. Now, what he says ki people can now convert their copper coins and these silver coins are reusable. That means people can use this copper coins in place of silver coins. अब जब ये इसने लोगों को एक बार बोल दिया, तो कॉपर जैसा आपको पता है अबंडेंटली मिलता है। ओके, तो पीपल स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग दीज कॉपर कॉइन्स एट होम। सो कहीं ना कहीं ये डिमोनेटाइजेशन जो मोहम्मद बिन तुगलक ने उस टाइम पे की थी, कहीं ना कहीं ये फेल हो गई, क्योंकि लॉस ऑफ रेवेन्यू हो रहा था, लोग अपने घरों में कॉइन्स बना रहे थे। एट द एंड उसे ये भी स्टॉप करना। ओके, तो एक और इसको ये जो है इकोनॉमिक लॉस मिल चुका था। अब मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो खुरासन है, जो कि पर्शिया में, मॉडर्न डे पर्शिया, आपका अफगानिस्तान और जो आपका ईरान का जो थोड़ा सा रीजन पड़ता है, उसे खुरासन कहा जाता है। तो जो ये आपका खुरासन है, खुरासन का एरिया है, जो मंगोल जो इन्वाइट करते हैं उस खुरासन वाले एरिया से करते हैं। तो ही वांटेड टू कैप्चर दिस खुरासन। ओके, सो इसके लिए ये क्या करते हैं कि ये अपनी आर्मी बनाते हैं, एक नए से आर्मी बनाते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से बहुत ही टफ जो थी वॉर होने वाली थी। तो इस खुरासन एक्सपीडिशन के लिए वो क्या करते हैं, अपनी आर्मी ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे आर्मी ऑर्गेनाइज करते हैं, आर्टिलरी अलग, स्वॉर्ड्समैन अलग, आपके
क्राफ्ट्समैन अलग, जो भी है, मतलब अपनी एक आर्मी, अपनी रेजिमेंट जो नए से ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको खाना खिलाते हैं। लेकिन बाद में एक दिन वो इस इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि ये हम नहीं कर सकते। So that means जो the amount of salary, the money spent on the salaries, in the amount in the building of this army was all wasted. This was the second biggest economic jolt that he felt after that token currency. Okay. Now what he wanted to do, other thing is that Kurachal expedition. Okay. So what was this Kurachal expedition? So the ancient Silk Route, or the Chinese trade route, Muhammad bin Tughlaq wanted to capture this. He had laid a plan for this, that he first wanted to capture the Nagarkot. Nagarkot is modern day Kangra. From there, he wanted to enter China and capture this trade route. Okay, though for a period, for a small period, he captured Kangra. Okay, he captured Kangra, and from this he looted some money from this Kangra temples, the temples of the Kangra. But he couldn't uh, implement his plan, which was via Kashmir. He wanted to enter China, but he couldn't do that. So this project also, Korachal expedition also failed, like Khorasan failed. Now to increase the income, अब दो इसके प्लान फेल हो चुके थे, इकोनॉमिक बर्डन बहुत ज्यादा आ गया था, तो ये कहते थे कि जो हमारे पास दुआब है, दुआब मीन्स दिस वन एरिया, द एरिया बिटवीन द टू रिवर्स, फर्टाइल रीजन, दैट इज बिटवीन गंगा एंड यमुना, इन्होंने क्या किया, वहां पे दुआब में जो टैक्सेशन इंक्रीज कर दी बाय 50%। अब जब किसी जगह की जो टैक्सेशन इंक्रीज हो जाएगी, तो इसमें क्या होगा, आपको जो पीजेंट्स है, आपके पीजेंट्स जो है वो सफर करेंगे। ओके, और सो पीजेंट्स ने यहाँ पर सफर किया, यहाँ पे पीजेंट्स की बहुत ज्यादा रिवॉर्ड्स हुई, तो और यहाँ पे जो पीजेंट्स ने यहाँ तक बोल दिया कि वी विल बर्न आवर क्रॉप्स rather than paying the heavy taxes. Okay, so this was the conditions, that was a condition of like a revolt under him. Okay, now what happened later, what happened, there was a famine also, though he tried to get some we can say reforms. He created he wanted to give loans, extend loans, because there was a famine in the same region, in the same very year, but due to that the damage had already happened, और vast लोग जो है वो famine से मर गए, and there was a both great loss to the both lives and okay. So जैसा मैंने आपसे कहा कि अब जब इतनी ज्यादा रिवॉल्ट्स हो गई, तो जो आपका एम्पायर था वो ऑटोमेटिकली वीक हो गया। अब ये दिल्ली बैठे थे, तो जो डेक्कन में जो है किंगडम्स लेके आए थे, वो कहीं ना कहीं वो इंडिपेंडेंट बनती गई, तो यहाँ से काफी ज्यादा जो है जो किंगडम्स जो है वो नहीं बनती गई। जैसे आपके गुजरात जो है अंदर टागी, जो कि इसका एक ऑफिसर था, वो रिवॉल्ट करते हैं, गुजरात 1411 में फ्री हो जाता है। आपके डेक्कन में विजयनगर बनती है, हरिहर और बुक्का बनाते हैं। उसी के साथ बहामनी किंगडम आपके हसन गंगू बना देते हैं। मदुराई, जो कि मलिक कफूर ने कैप्चर किया था, उसे हसन शाह जो है रिवॉल्ट करते हैं और उसे फ्री कर देते हैं। ओके, अब सोशल कल्चर हम देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक का, ये सॉरी मोहम्मद बिन तुगलक का है। इन्होंने जो है सिटी ऑफ दिल्ली में जहां पना एक जगह बनाई, दिल्ली में ही है जहां पना। अब ये तुगलक का आदिलाबाद जो है, ये इनके फादर ने बनाई थी, गयासुद्दीन तुगलक। ये जहां पर बनाते थे, इनका ये कहना था कि यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूस एक फोर्ट बनाएंगे जो इन दो सिटीज को रोकेंगे। दो ये प्रोजेक्ट जो कंप्लीट नहीं हो पाया। इन्होंने जहां पना में ही बेगमपुरी एक मॉस्क बनाया। ओके, और ये यूनिफॉर्म सिटी, जैसा मैं आपको कह रहा था अभी, सीरी, जहांपना, तुगलकाबाद और आदिलाबाद को जोड़ के बनाना चाहते थे। ठीक है, सो अभी जो हमने देखा तो वो टिल मोहम्मद बिन तुगलक था। नाउ नेक्स्ट इज फिरोज शाह तुगलक।